अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है जिसमें औद्योगिक विकास से उत्पन्न पर्यावरण और विस्थापन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यह पाठ आधुनिकता और प्रकृति के बीच के टकराव को सामने लाता है और लेखक की पर्यावरण के प्रति गहरी चिंता को व्यक्त करता है। कथा की शुरुआत सिंगरौली क्षेत्र से होती है। समय है 1983 का जुलाई अंत, जब धान की रोपाई का मौसम था। बरसात से खेतों में पानी भरा था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। लेखक उस समय सिंगरौली के नवागांव पहुंचे। यह इलाका छोटा नहीं था, यहाँ 50,000 से अधिक लोग रहते थे। इस क्षेत्र में कुल 18 गांव बसे हुए थे। उन्हीं में से एक गांव था अमझर, जिसका नाम वहां के चारों ओर फैले आम के पेड़ों के कारण पड़ा था। ये गांव आम के पेड़ों से घिरा रहता था, जहां हर साल बरसात में पेड़ों से बेशुमार आम गिरते रहते थे। लेकिन लेखक ने देखा कि पिछले 2-3 वर्षों से इन पेड़ों पर सन्नाटा फैल गया है। अब न आम झड़ते हैं, न हरियाली वैसी ही है। पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि जब से सरकार ने घोषणा की है कि अमरौली प्रोजेक्ट के कारण नवागांव के कई गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से आम के पेड़ भी सूखने लगे हैं। गांव वालों ने बड़ी वेदना के साथ कहा, जब इंसान ही अपनी जड़ों से उजड़ जाएंगे तो ये पेड़ जीवित रहकर भी क्या करेंगे। लेखक के लिए यह अनुभव बहुत अलग और हृदय को छू लेने वाला था। पहली बार उन्होंने देखा कि वे लोग जो अपने गांव घर से उजड़ने वाले हैं, आज भी किस तरह अपने परिवेश के साथ जुड़े हुए हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। अमझार गांव में चारों ओर पानी फैला हुआ था। पूरा क्षेत्र एक झील जैसा दिखाई दे रहा था। आदमी और पशु आधे पानी में डूबे और आधे ऊपर दिखाई पड़ते थे। देखने में यह बाढ़ जैसा लगता था, लेकिन असल में यह खेती का दृश्य था। ये धान के खेत थे जिनमें पानी जमा था। औरतें एक कतार में खड़ी होकर धान की रोपाई कर रही थी। वे पानी में झुककर पौधे लगा रही थी और छप छप की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। धूप में उनकी काली टांगे चमक रही थी। उनके सिर पर चटाई से बने किस्ती नुमा हेड थे, जिन्हें देखकर लेखक को वियतनाम या चीन की औरतों का स्मरण हो आया। जब भी वे जरा सी आहट सुनती, तुरंत सिर उठाकर चौंक सी जाती, फिर अपने काम में खो जाती। इस दृश्य को देखकर लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धीरे धीरे यह सब खत्म हो जाएगा। यही गांव, यही झोपड़ियाँ, यही खेत, यही ढोरडंगर और यही आम के पेड़, सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इनकी जगह एक आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी बनाएगी, जहां न तो हरियाली होगी और न ही खुशियों की वही लय। लेखक के मन में पीड़ा थी कि आज जो औरतें हंसते मुस्कुराते खेतों में काम कर रही हैं, कल वही किसी पराये शहर की सड़कों पर पत्थर तोड़ती दिखाई देंगी। जो बच्चे आने वाले समय में जन्म लेंगे, उन्हें तो यह भी याद नहीं होगा कि कभी यहाँ आम के पेड़ झड़ते थे। लेखक इन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहते हैं। यह लोग बाढ़, भूकंप या किसी आपदा से उजड़े नहीं, बल्कि विकास और प्रगति के नाम पर अपनी जड़ों से तोड़े गए हैं। प्राकृतिक आपदा में उजड़ने वाले लोग वापस लौट आते हैं, लेकिन ऐसे विस्थापित लोग कभी अपने गांव और अपनी जमीन तक नहीं पहुंच पाते। सिंगरौली इसका जीता जागता उदाहरण है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ रहा है। यहाँ की मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त है और जंगल भी बहुत समृद्ध है। यही जंगल कभी महुआ, बांस, खैर, शीशम और कत्था जैसे पेड़ों से भरे रहते थे। इतिहास बताता है कि 1926 से पहले यहाँ खैरवार आदिवासी राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सिंगरौली का आधा हिस्सा रीवा राज्य में मिला दिया गया था। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम सुंगावली पर्वतमाला से लिया गया है। यह इलाका प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी लोग इसे काला पानी कहा करते थे। इसका कारण यह था कि न तो कोई बाहर से यहाँ आने का साहस करता
और न ही यहाँ के लोग बाहर जाने की हिम्मत जुटा पाते। अक्सर ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र की संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। यही स्थिति सिंगरौली की भी थी। यहाँ की अपार खनिज संपदा जल्द ही दिल्ली के शासकों और बड़े उद्योगपतियों की निगाहों में आ गई। पहली बार विस्थापन की लहर तब उठी जब रहंद बांध का निर्माण हुआ। इस बांध से बिजली बनी, सड़कें बनी, पुल बने, लेकिन इसके लिए हजारों गांव उजाड़ दिए गए। गांव वासियों को अपना घर, जमीन और पहचान सब छोड़ना पड़ा। इसके बाद नई नई योजनाएं आईं। सेंट्रल कोलफील्ड्स और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। यह सब विकास के नाम पर हुआ, लेकिन इसकी कीमत आम लोगों ने अपने जीवन और अपने परिवेश से चुकाई। अब सिंगरौली प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया। ताप विद्युत गृहों की श्रृंखला ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों ओर बिजली केंद्र, मशीनें और पक्की सड़कें नजर आने लगी। सरकार के अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञों का तांता लग गया। लेकिन इसी के साथ सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर लगातार हमला होने लगा। ठेकेदार, वन अधिकारी और सरकारी कारिंदे अब प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने लग गए। विकास का यह चमकदार चेहरा अपने पीछे गहरा अंधेरा भी लेकर आया था। इसी सच्चाई को करीब से समझने के लिए लेखक लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैसे प्रगति और उद्योग के नाम पर प्रकृति और मानव जीवन का संतुलन बिगड़ गया है। लेखक को अफसोस हुआ कि शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा रास्ता चुन सकते थे। पश्चिमी देशों में जो विकल्प पहले ही खो चुके थे, उनकी संभावनाएं भारत में अब भी मौजूद थी, लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं। भारत की सांस्कृतिक विरासत सिर्फ किताबों, म्यूजियम या संग्रहालयों में बंद नहीं थी। वह तो जीवित थी उन रिश्तों में जिनसे आदमी अपनी धरती, अपने जंगलों, नदियों और पूरे परिवेश से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर्यावरण एक जीता जागता जीवन था, एक संस्कृति थी। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न सिर्फ मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाने तक सीमित है, पर भारत में यह सवाल मनुष्य और उसकी संस्कृति के गहरे रिश्ते से जुड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।